पाकिस्तान में तूफानी बारिशें और सैलाब एक खौफनाक मामूल बन गए हैं जो हर साल हुकूमत और सरकारी इदारों की कारकर्दगी का भांडा फोड़ रहे हैं। 2022 से मुल्क के अंदर दरियाई बहाव में अचानक इजाफे से पैदा होने वाले सैलाब देही इलाकों में तबाही मचाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को उधेड़ कर रख देते हैं। इसके अलावा तूफानी बारिशें और क्लाउड बर्स्ट शहरी इलाकों और पहाड़ी वादियों में इंसानी और माली नुकसान का सबब बनते हैं। 2025 तक ये आफत 2 मरतबा तबाही फैला चुकी हैं और खदशा यही है कि अगर हस्बे मामूल रियासती इदारों और हुकूमतों ने इनसे कुछ न सीखा तो एक और हंगामा खेज बहरान शुरू होने वाला है। 2022 से खित्ते के मौसम के साथ ऐसा क्या हुआ है कि हर साल मानसून शुरू होने से पहले ही सैलाब से मुमकिना तबाहकारियों की बाज़गश्त सुनाई देने लगती है। जो पिछले साल के सैलाब थे उनमें 2022 के सैलाबों में 2010-11 के सैलाबों में अलग अलग ट्रेंड था और उसके लिए ज़रूरी है कि हम साइंस को मद्देनज़र रखें, इनको आइडेंटिफाई करने के। 2010-11 के सैलाब थे दरियाई सैलाब जिससे तबाही मचाई। 22 के सैलाब बिल्कुल अलग थे। वो एक नेचुरल वेदर पैटर्न होता है एल नीनो, जो कि पैसिफिक ओशन को आप यूँ समझिए कि वो दुनिया के लिए एसी इन्वर्टर का काम करता है। वो गर्म पानी डिस्ट्रीब्यूट करता है अमेरिका एशिया की तरफ। जब उसका टेम्परेचर 0.5 से तजावुज़ करता है तो एल नीनो शुरू हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि हवाएं कमज़ोर पड़ गई हैं और अब ज़्यादा गर्म पानी जो है वो एशिया की तरफ जाएगा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा तब्दील हो चुका है। आपके शहर जो है ना वो मेगा सिटीज़ बन चुके हैं। जहाँ पे ओपन एरियाज़, जहाँ पे नदी नाले होते थे, वहाँ पे इतनी आबादियाँ हो चुकी हैं कि अब वो भी गलियाँ लगती हैं। जब बारिश थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है ना तो वही आपका नाला गली में जाके वही फट जाता है। 2022 में शुरुआत में जब मरी इंसिडेंस हुआ था, आपको याद होगा, अचानक 2 हफ्ते बाद हम गर्मी में एंटर हो गए थे, बाहर नहीं आई थी तब। उस वक़्त हीट वेव चली थी, वो था एल नीनो। एल नीनो जैसे ही शुरुआत हुई तो चित्राल साइड पे और नॉर्थ में ग्लोफ शुरू हो गए थे। जब एल नीनो ख़त्म होता है, जून के एंड से बारिशें शिद्दत इख्तियार करती हैं, तब आ गया एकदम लानीना। और लानीना की वजह से शहरों में बारिशें हुई। आपके कैचमेंट एरियाज़ दरियाओं में वैसी बारिशें नहीं हुई। शहरों में बारिशों की वजह से और पहाड़ों पे बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल हुई, मुसलसल बारिश। तो तब ये डोमिनेटिंग फैक्टर्स थे। 2022 में पाकिस्तान में आने वाले खौफनाक सैलाब को कैटास्ट्रोफिक फ्लड का नाम दिया गया, जिसने तबाही के नए रिकॉर्ड बनाए और मुल्क भर में 1739 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 640 से ज़ायद बच्चे शामिल थे। पूरे मुल्क में 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद इस सैलाब से बराह रास्त मुतासिर हुए और हुकूमतों के मुरतब करदा आदादोशुमार के मुताबिक 80 लाख से ज़ायद अफराद बेघर या नकल मकानी पर मजबूर हुए। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इस सैलाब से मजमूई तौर पर मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को $30 अरब का नुकसान पहुंचा। 21 लाख मकानात तबाह हुए, 12 लाख मवेशी हलाक हुए, 43 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई और मुल्क भर में 13,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें और 400 से ज़ायद पुल तबाह हुए। माहिरीन के मुताबिक इस सैलाब की बुनियादी वजह मानसून की वो बारिशें थीं जो मामूल की बारिशों से 175% ज़्यादा थीं। एक मार्क्ड चेंज मानसून के ट्रेंड में आनी शुरू हुई और ये मार्क्ड चेंज क्या थी? मार्क्ड चेंज ये थी कि मानसून का ट्रैक जो बे ऑफ बंगाल से आता है वो इम्पैक्ट करना शुरू हुआ हमारे बलूचिस्तान और फिर सिंध के शहरों इलाकों को और ज़्यादातर वहाँ के प्लेन एरियाज़ को और वहाँ के अर्बन एरियाज़ को। और ये चीज़ फिर हमने बहुत बड़े पैमाने पे देखी 2022 के फ्लड में, जिसको कि हम प्लूवियल फ्लड कहते हैं। गवर्नमेंट ये वाला नैरेटिव फ़िलहाल लेना छोड़ दे कि दुनिया ने क्लाइमेट चेंज किया तो हम सफ़र कर रहे हैं। ये बहुत पुराना हो चुका है, हमें पता है और ये 90s से पता है कि जब पहला सैलाब आया था पाकिस्तान में कि दुनिया ने क्लाइमेट चेंज किया, हम सफ़र कर रहे हैं। लेकिन उस सफ़रिंग को कम करने के लिए हमने इक़दामात क्या किए हैं उसका मुहासबा करें, क्योंकि अब हम दुनिया के सामने मजाक बनना शुरू हो गए हैं। जब हम जंगलात को काटना आम कर दें, दरियाओं को इंक्रोच करना आम कर दें और फिर हम रोएं कि दुनिया की वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। फेडरल फ्लड कमीशन जैसा कि नाम से जाहिर है, ये फ्लड कमीशन है। ये इसने फ्लड को एंटिसिपेट करना है। फ्लड को एंटिसिपेट करके जो इंटरवेंशंस हमें करनी है, फिज़िकल इंटरवेंशंस, उसको रिकमेंड करना है। और इसके अलावा इन्होंने NDMA के साथ मिलके इसको कंट्रोल भी करना है। हमें आज सुबह पता लग रहा है
कि शाम को सरेला आएगा तो आप लोग ये गांव खाली कर दें। हाउ इज़ इट पॉसिबल? एक दिन के अंदर तो आप लोगों को कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन भी आपकी नहीं हो सकती, तो लोग खाली कैसे करेंगे? अभी हम 2022 के तबाहकुन सैलाब की फैलाई हुई तबाही और नुकसानात से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि फिर 2025 के मॉनसून में एक और खतरनाक सैलाब ने मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। इक्तिसादी माहिरीन और पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2025 के तबाहकुन सैलाब से 822 अरब रुपए का मुआशी नुकसान हुआ। 1039 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 40 लाख से जायद अफराद बेघर हो गए। इस गैर मामूली कुदरती आफत ने मुल्क की मईशत को शदीद धचका पहुंचाया, जिसके बायस हुकूमत को हकीकी GDP की शरह-नमू का हदफ जो पहले 4.2% मुकर्रर किया गया था, कम करके 3.5 से 3.9% के दरमियान लाना पड़ा। ये सैलाब जुलाई से सितंबर 2025 के दौरान गैर मामूली बारिशों के नतीजे में आया। इस अरसे में मुल्क भर में औसत बारिश 172.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो मामूल के 140.9 मिलीमीटर बारिश से 23% ज्यादा थी। सैलाब से मुल्क भर में 307 अरब रुपए का नुकसान बुनियादी ढांचे को पहुंचा। इसमें 187 अरब रुपए सड़कों के नेटवर्क, 91 अरब रुपए रिहायशी मकानात, जबकि 28 अरब रुपए से जायद पुलों, आबी ढांचे और तवानाई के निज़ाम को पहुंचने वाले नुकसानात शामिल हैं। मजमूई तौर पर 2,29,763 मकानात या तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए या शदीद नुकसान का शिकार हुए। देखना यह है कि बड़े पैमाने पर इस तबाही की वजूहात क्या हैं। 25 में ना ला नीना था ना एल नीनो था। 25 में सिर्फ मानसून बे ऑफ बंगाल से उठी है और उसके बादलों ने तबाही मचाई है। क्यों? क्योंकि एक तो सरफेस टेम्परेचर बढ़ गया। जब गर्मी ज़्यादा होती है, गर्म हवा अपने अंदर 1 डिग्री सेल्सियस राइज के बाद 7% ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करती है। वो जब भी हल्की उठती है और ऊपर ठंडी हवा मौजूद होती टकराती है तो बादल फट जाता है। मॉइस्चर ज़्यादा होता है और छोटे रेडियस पे 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश 1 घंटे के दौरान हो जाना क्लाउड बर्स्ट है। हमने पिछले साल क्लाउड बर्स्ट देखे। उसके बाद ज़ाहिर है पंजाब में दरियाई सैलाब शुरू हो गए, क्योंकि इंडिया साइड पर भी बारिशें हो रही थी। आबी जारियत तो है ही, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने भी तो पानी छोड़ना है जब वहाँ बारिशें होंगी। दूसरी तरफ जब हम इन्वेस्टिगेट्स ने रेस्क्यू 1122 पंजाब के डायरेक्टर जनरल रिजवान नसीर से बात की तो उनके पास गुज़िश्ता बरस के सैलाब में इमदादी कामों की अफादियत और चापकदस्ती की अपनी कहानी थी। अगर आप पिछले साल का ऑपरेशन देखें तो तारीख का एक सबसे बड़ा ऑपरेशन, तीनों दरियाओं में बायक वक्त 3.5 लाख लोगों को किश्तियों पे निकालना छोटा ऑपरेशन नहीं था। उसके बाद जो लोग कुछ आइलैंड्स पे, जजीरों पे रह गए, जो जहाँ से कट ऑफ हो गए थे, उन तक भी 1.25 लाख लोगों को तकरीबन इमदाद पहुँचाना छोटा काम नहीं था। तो वहाँ पे भी जो है पेट्रोल की और दूसरी सारी फराहमी जो है वो यकीनी बनाई गई। ना सिर्फ ये, बल्कि जब होता है हमारे करीब के अजला या दूसरे सूबों को भी हम साथ साथ हेल्प कर रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ तक जो है हमने वो असिस्टेंस का निज़ाम रखा है और बाकायदा जो वहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया है वो इस फ्यूल को यकीनी बनाती है और बाकायदा एक चेन है जिसको मेंटेन किया जाता है ताकि उसको जो है वो साथ साथ ये चीज़ें वहाँ पे मुयस्सर हों। पिछले साल मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि बहुत सारी जगहों पे गफलत या जानबूझ के किसी ने नहीं किया। ये क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था। आपका कैचमेंट एरिया में बहुत बारिश हो गई, मल्टीपल आपके दरियाओं में एकदम पीक आ गई, इकट्ठा सैलाब आया। आपका क्रॉस द बॉर्डर भी इतनी बारिश हुई कि उनको डैम से उनको पानी छोड़ना पड़ा। तो सारी सोर्स से जब इकट्ठा पानी आया तो रिएक्शन टाइम बहुत कम था। उसकी वजह से ज़ाहिर है कई जगह आपका डिले हुआ है, लेकिन पूरी टीम ने बहुत कोशिश की, बड़ी हिम्मत की। ज़िला इंतज़ामिया ने, PDM ने, एजुकेशन ने, रेस्क्यू ने, तमाम जितने महकमे हैं, और कोशिश की कि जितना इसको बेहतर कर सकें। रवां बरस पाकिस्तान भर में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से अब तक 106 अफराद के जाँ बहक और 360 से जायद के जख्मी होने की इतलात हैं। अभी तक सबसे ज्यादा जानी नुकसान खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, जहां 55 अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब में 36, आज़ाद जम्मू और कश्मीर में 7, बलूचिस्तान में 6, सिंध में 1 और गिलगित बल्तिस्तान में 1 शख्स के जाँ बहक होने की इतलात हैं। 100 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा है और 200 से जायद मवेशी हलाक हो चुके हैं। जंग का शुमार पंजाब के उन अजला में होता है जहाँ पर हर साल सैलाबी सूरत हाल होती है। इस बार भी जो है वो 1,94,000 क्यूसेक करेला जो है वो जंग में आया, जिससे 100 से ज़ायद देहात जो है वो डूब गए। इमदादी सरगर्मियाँ जो है उसका आगाज़ किया गया। रेस्क्यू की जो पोस्ट थी वो कायम की गई। 13 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स जो हैं वो कायम किए गए। 2,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि
खड़ी जो फसलें हैं वो किसानों की मुतासिर हुई, जिसमें जो है वो सैकड़ों एकड़ पर काश फसल धान की थी, गन्ने की फसल काश थी, चारा इन इलाकों में काश किया जाता था, जो मुतासिर हुआ है। घर सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। इस दफ़ा कैजुअलिटी रेट उतना ज़्यादा नहीं है जितना पिछले साल था। 55% हाउस क्लैप्स की हैं, यानी कि घर की छत गिरी है। तो जो नदी नालों में बह जाते थे, जो सैलाब से बह जाते थे, वो पॉलिसीज़, वो टूरिज़म पुलिस, पुलिसिंग, उन गाइडलाइंस वहाँ पर आप मीडिया की मदद से लोगों को बता दिया गया है और लोग उन वाटरवेज से दूर हैं, लो लाइन एरियाज से दूर हैं, जिसकी वजह से इस दफ़ा आप देख रहे हैं कि ये कैजुअलिटीज़ उस तरह नहीं हो रही हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल कुछ यूं है। दरियाए चनाब में मराला, खानकी और कादराबाद के मुकामात पर निचले दर्जे का सैलाब है और पानी की सतह बुलंद हो रही है। दरियाए रावी में लाहौर और शेखुपुरा के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा, तौंसा और गुडू बैराज के मुकामात पर पानी का बहाव निचले दर्जे के सैलाबी जोन में है। अभी तक जो वाटर लेवल्स हैं वो लो टू मीडियम लेवल्स पे जो फ्लड का गेज है वहाँ तक रिपोर्ट हुए हैं। जेलम से जो हाईएस्ट रेला गुजरा है वो 2,45,000 क्यूसेक का था और वो हेड क्रीमों पे जाके कोई 1,90,000 के करीब गया और अब पानी जो है वो रिसीड हो रहा है। इसमें जंग में तकरीबन 103 मौजाजात जो हैं वहाँ की फसलों के अंदर पानी जो है वो आया और वो 1 से 3 फुट तक की हाइट थी जितना पानी आया है। तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि किसी किस्म की जानी या माली नुकसानात हों। हमें जो अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत इरिगेशन डिपार्टमेंट और PDMA की तरफ से जो इतलात मौसूल हुई कि एक 2,45,000 क्यूसेक का पानी का रेला जो है दरिया चनाब में जो चिन्योट ब्रिज से क्रीमू की तरफ आ रहा है और जिसकी वजह से जो इर्द गिर्द के एरियाज हैं वहाँ पे पानी खड़ा हो सकता है और पानी जो आबादियों तक आ सकता है। हम लोगों ने अपनी डिप्लॉयमेंट 24 तारीख को 13 पॉइंट तक बढ़ा दी। जो पानी मसूल हुआ वो 1,94,000 क्यूसेक जो था क्रीमू पे आया, लेकिन इसकी वजह से जो पानी की इनंडेशन हुई है वो सिर्फ 1 से 2 फुट तक हुई, जो कि बोटेबल नहीं था। इसके बावजूद जो है वो हमारी डिप्लॉयमेंट अभी तक मौजूद है। हम 24 घंटे हमारा स्टाफ मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में हंगू, शांगला, सवात और बालाई इजला लैंडस्लाइडिंग और छतें गिरने की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। पंजाब में गुजरात, उकाड़ा, नारोवाल, सियालकोट और सरगोदा के इजला बारिशी नदी नालों बसंतर और नाला पलकूत उग्यानी का शिकार हैं और पानी देहात और कस्बात में दाखिल हो चुका है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में गुज़श्ता साल 2025 में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब जो है उसने तहसील भर को मुतासिर किया था। तहसील के 110 मवाज़ात हैं जिनमें से 80 से ज़ायद मवाज़ात जो हैं वो ज़ेर आब आ गए थे। तहसील जलालपुर पीरवाला दरिया चनाब और दरिया सतलुज के संगम पर वाक़ है। मोटरवे M5 भी जो है वो मुतासिर हो गई थी। पहले मोटरवे M5 का मशरक़ी हिस्सा फिर मगरबी हिस्सा जो है वो डैमेज हो गया था। इसके साथ साथ 10 मकामात से मोटरवे M5 जो है वो मुतासिर हुई थी और 1 महीने तक मोटरवे में ट्रैफिक की बंदिश रह गई थी। गुज़िश्ता साल दरिया चनाब में चन्योड़ के मुकाम से 2 बड़े सैलाबी रेले गुजरे जिन्होंने ज़िला भर में जो है तबाही मचाई। पहला रेला 8,55,000 क्यूसेक का गुजरा, जबकि उसके 3 दिन बाद जो है 5,50,000 से ज़ायद क्यूसेक का एक और रेला गुजरा, जिसने जो है चन्योड़ तहसील, लालियाँ तहसील, भवाना में तबाही जो है वो फेरी। इस पूरे चन्योड़ में जो है 140 देहात जो चन्योड़ के हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, जिनमें जो है 2,45,000 लोग जो हैं इस सैलाब से मुतासर हुए। इसके अलावा 1,55,000 से ज़ायद जानवर भी जो है मुतासर हुए। 1,13,000 जो लोग हैं उन्होंने इस सैलाब की वजह से नकल मकानी की। लाहौर और गुजरांवाला में 5 रोज़ में 450 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश के बाइस अर्बन फ्लडिंग की जद में है और माहिरीन के मुताबिक इससे 400 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका ज़ेर-ए-आब है। इस दफ़ा आपने देखा होगा कि गुजरांवाला में जो इस वक्त तक हमारे लिए जो डिस्टर्बेंस जो पैदा हुई है वो अर्बन फ्लडिंग से है। चीज़ें मुतासर हुई थी वो ऑल टुगेदर डिफरेंट हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो रिवराइन फ्लडिंग थी, हमारे 56 जो हमारे मौजाजात थे वो ज़ेर-ए-आब आ गए थे। इस दफ़ा आपने देखा होगा कि हमारे शहर के अंदर पानी आया है और साथ के साथ निकल के वहाँ पे हम उसको टाइमली उसकी क्लियरेंस जो है इंश्योर कर रहे हैं। तो इस वजह से आप पिछले साल जो सैलाब की जो तबाहकारियाँ थी इस साल के साथ उसका मैं समझता हूँ कि मुआवजा शायद करना
ज़्यादती होगी, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग में एज सच कोई हमारा मटीरियल लॉस नहीं हुआ और उसके साथ हम उसको क्लियर कर रहे हैं। 2022 में पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के बाद जनवरी 2023 में जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा और हुकूमत पाकिस्तान के इश्तराक से एक आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें $10 अरब से ज़ायद की माली मदद के वादे किए गए। इस इजलास में एशियाई तरक्याती बैंक, आलमी बैंक, इस्लामी तरक्याती बैंक, सऊदी अरब, एशियाई बुनियादी ढांचा सरमायाकारी बैंक, रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका, यूरोपीय यूनियन, चीन और कतर समेत मुतअद्दिद इदारों और ममालिक ने पाकिस्तान के साथ ताउन का यकीन दिलाया। मालियाती इदारों में इस्लामी तरक्याती बैंक ने सबसे बड़े ताउन का ऐलान करते हुए तकरीबन $4.2 अरब देने का वादा किया, जबकि आलमी बैंक ने $2 अरब और एशियाई तरक्याती बैंक ने तकरीबन $1.5 अरब फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। इसी तरह एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और दोस्त मुल्क सऊदी अरब ने $1 अरब देने का ऐलान किया, जबकि अमरीकी इदारे USAID की जानिब से $100 मिलियन की इमदाद का वादा किया गया। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन, चीन, जापान, कतर और दीगर कई ममालिक और इदारों ने भी मुख्तलिफ किस्म के बिला मुआवजा अतियात और ग्रांट्स फराहम करने के अज़्म का इजहार किया। दुनिया आपको पैसा नहीं देगी, जिसकी मैनिफेस्टेशन हमने 2022 में देखी। जिनेवा कॉन्फ्रेंस, रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस पे $10 बिलियन का प्लेज हुआ। अभी पिछले साल तक की जून की रिपोर्ट है अभी तक की, उसमें से 97% लोन था और सिर्फ 3% ग्रांट्स थी। तो पैसा तो आपको मिला ही नहीं। जो ग्रांट मिली वो सिंध हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में और रिहेबिलिटेशन में लग गई, बाकी तो लोन है, आपने वापस करना है। दुनिया आपको पैसा नहीं देने वाली। तो आपको वही पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपनी इंप्रूव करनी है, प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड लेना है और ख़ुद देखना है कि आपका जो पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट 2017 के मुताबिक पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज फंड बनना था, उसको नोटिफाई कर दें, तो आपको भी पता हो कि अपना पोटेंशियल क्या है फाइनेंस का। जब अपना ही नहीं पता तो हम दुनिया के आगे क्या हाथ फैलाएंगे। अंदरूनी और बैरूनी फंड्स के हवाले से एक अहम तरीन फैक्टर ये भी है कि बैरूनी फंड्स का मरहला ज़्यादातर आफात के बाद आता है, जबकि असल ज़रूरत उन फंड्स की होती है जो रियासतें खुद जनरेट करती हैं, ताकि किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल या आफत की नौबत आने से पहले पेशगी इक़दामात किए जा सकें। सूबों की रिक्वायरमेंट 105 अरब की हैं और उसके अगेंस्ट हमने उनको 5 या 6 या 7 अरब रुपए दिए। हमने क्यों इतने कम दिए? फेडरल लेवल के पर ये 18वीं तरमीम के बाद अब ये अप्रोच है कि दिस इज़ ए डिवॉल्व सब्जेक्ट। तो ये जब डिवॉल्व सब्जेक्ट है तो सूबों को अपने जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें से पैसे लगाने चाहिए एंड दे शुड टेक केयर, इसलिए कि हर साल तबाही होगी तो फेडरल गवर्नमेंट अपने PSDP में से पैसे निकाल के अपने PSDP को भी ख़राब करेगी और वो सारा पैसा जो डेवलपमेंट का है वो रिलीफ, रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन के अंदर जाएगा। 2022 के सैलाब के बाद पाकिस्तान के लिए जिस इमदाद का ऐलान किया गया, दस्तयाब मालूमात के मुताबिक ऐलान करदा इमदाद 2 मुख्तलिफ शक्लों में पाकिस्तान को मौसूल हुई। सैलाब के फौरन बाद अक़वाम मुत्तहिदा की अपील पर दुनिया भर से खैमों, खुराक, अद्वियात और बुनियादी अशिया की सूरत में करोड़ों डॉलर मालियत की इमदाद मिली। चीन, तुर्किया, कतर और अमरीका जैसे ममालिक ने ये इमदाद बराह रास्त या इमदादी इदारों के जरिए फराहम की। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में किए गए ज़्यादातर बड़े ऐलानात बिला मुआवजा ग्रांट्स की बजाय इंतहाई नरम शराइत पर मबनी तवीलुल मुद्दती कर्ज़ों पर मुश्तमिल थे। ये रकम यकमुश्त मिलने की बजाय मखसूस मंसूबों की मंजूरी और मरहलावार पेशरफ्त से मशरूत थी। एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक ने मुआहिदों के मुताबिक मुख्तलिफ मरहलों में अरबों डॉलर की रकम मंजूर की और जारी भी की, जबकि इस्लामी तरक्याती बैंक और दीगर इदारों के फंड्स भी पाकिस्तान को मुंतकिल किए गए। बैरूनी ज़राए से हासिल होने वाली इमदाद और कर्जे बुनियादी तौर पर 3 अहम शोबों में इस्तेमाल किए गए। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से मिलने वाली रकम का एक बड़ा हिस्सा सूबे सिंध में सैलाब से तबाह होने वाले लाखों मकानात की जदीद तर्ज पर दोबारा तामीर के लिए इस्तेमाल किया गया। इस प्रोग्राम के तहत मुतासरीन को किस्तवार माली मदद फराहम की गई ताकि वो मुस्तकबिल के सैलाबों से महफूज मकानात बना सकें। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी फंड्स के ताउन से मुल्क भर के लाखों मुतासरा खानदानों को हंगामी बुनियादों पर नकद रकम फराहम की गई ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जरूरियात पूरी कर सकें। एशियाई तरक्याती बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारों ने तबाहशुदा सड़कों, पीने के साफ पानी के निज़ाम, स्कूलों और तिबी मराकज़ की बहाली पर रकम खर्च की। इसके अलावा बलोचिस्तान और दीगर इलाकों में किसानों को बीज और ज़रई आलात भी फराहम किए गए। अगरचे तमाम वादाशुदा रकम यकमुश्त हासिल नहीं हुई, लेकिन आलमी इदारों और दोस्त ममालिक की जानिब से मंजूर शुदा बड़ा फंड
मरहलावार तरीके से मुल्क की बहाली और मुतासरा इलाकों की बुनियादी तामीर नौ पर इस्तेमाल किया गया। 2025 में आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाद मुतासरीन ने सैलाब की बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हंगामी इमदादी कार्रवाइयों के लिए $30 लाख की इमदाद का ऐलान किया। अक़वाम मुत्तहिदा के इमरजेंसी रिलीफ फंड ने फौरी तौर पर $6 लाख अमरीकी जारी किए। यूरोपीय यूनियन ने सैलाब ज़दगान के लिए 35 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान किया। बरतानिया ने सैलाब के इमदादी कामों के लिए 34 लाख पाउंड की रकम मुख्तस करने का ऐलान किया। चीन ने खास तौर पर बलोचिस्तान और दीगर मुतासरा हिस्सों में घरों की दोबारा तामीर के लिए $60 लाख की ग्रांट का ऐलान किया। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि सैलाब मुतासरीन की बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए हासिल होने वाले फंड्स कहां खर्च हुए। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक हुकूमत और NDMA ने सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मुतासरा इलाकों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत, सड़कों, पुलों की बहाली और बेघर अफराद में राशन और हंगामी रिलीफ की तकसीम के लिए फंड्स का एक हिस्सा खर्च किया। इसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को वफाकी हुकूमत ने मुतासरा खानदानों को फौरी नकद माली इमदाद की फराहमी के लिए इस्तेमाल किया ताकि शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। हमने 2025 के सैलाब ज़दगान के लिए 3000 टन से ज़्यादा रिलीफ आइटम्स फील्ड में पहुँचा दिया था, जिसमें टेंट्स थे, खाना था, कंबल थे और ज़रूरियात ज़िंदगी की बाकी चीज़ें थीं और दवाइयाँ बहुत अहम है, वो भी उसका हिस्सा थी उस प्रोजेक्ट का। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक्स ग्रेशिया अनाउंस किया था कि जितने भी डेथ के केसेस हैं उनको पाकिस्तान के पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान उनको पैसों की शक्ल में भी इमदाद दी जाएगी, तो वो भी जो थी वो दिलवा दी गई है। और उसमें 1037 डेथ हैं 2025 के अंदर, जिसके अंदर से 990 को ये इमदाद दी जा चुकी है। बाकी 40 के जो क्लेम्स हैं वो नादरा से वेरीफाई हो रहे हैं, जैसे ही वो आके आते हैं तो वो भी दे दिए जाएंगे। तो आप समझें कि 100% लोगों को क्लेम्स वेरीफाई करके दे दिए गए। साल बहुत बड़ी बार्जेस भी ली गई, जिसमें आपकी घर का सामान भी, आपकी जानवर भी, आपकी छोटी मोटी गाड़ी वगैरह भी, इस चीज़ों की किस्म की चीज़ें भी ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि लोगों के लिए इवैक्यूएशन मूव करना आसान होगा, क्योंकि लोग ज़ाहिर है मुश्किल होता है उनके लिए घर बार छोड़ना, जानवर छोड़ना। तो जब ये फैसिलिटी होगी कि वो सारी चीज़ें साथ आ जाएं तो लेके आएंगे। इसके अलावा हमारे पास क्वाडकॉप्टर्स हैं और हमारे पास बड़े ड्रोन भी हैं जो रेस्क्यू ड्रोन जिनको कहते हैं, जो कि कोई पानी में अगर सैलाब में फंस जाए तो उसको जाके इवैक्यूएट कर सकें। पंजाब में इस वक्त हमारे पास 750 के बोट्स हैं जो कि इस वक्त डिप्लॉय कर दी गई हैं, और जहाँ पे भी वनरेबल पॉइंट्स हैं, जहाँ पे आपको पता है कि हर साल कोई सैलाबी एरिया बनता है या जहाँ पे पानी आता है, वहाँ पे ऑलरेडी उनको पहले से रीलोकेट कर दिया गया है ताकि ऐसी कोई भी सैलाबी सूरत हाल हो तो वहाँ पे बाकायदा ट्रेन हमने बोट ऑपरेटर्स और उनको साथ लेके तो वहाँ पे हमने भेज दिया गया है। वनरेबल पॉइंट पे ना सिर्फ ये बल्कि 150 इस बार किश्तियाँ और ऐड हुई हैं, और एयर बोट्स भी जो हमारी है वो हमने ऐड की हैं, और साथ जो रबर बोट्स होती हैं जो इन्फ्लेटेबल वो भी किया है ताकि शैलो वाटर में वो भी चल सके। पंजाब के मुतासरा इलाकों मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर, झंग और चिनियोट में माली नुकसानात के सर्वे के बाद हुकूमत पंजाब ने 10 अरब रुपए जारी किए, जो बराह रास्त उन इलाकों के मुतासरीन को दी गई। मुकम्मल तबाहशुदा मकान के लिए 10 लाख रुपए, जुज़वी नुकसान पर 5 लाख रुपए, मवेशियों के नुकसान पर 5 लाख रुपए और किसानों को फी एकड़ बुनियाद पर माली इमदाद फराहम की गई। सबसे मेजर फैक्टर इसमें यह है कि जो भी फंड आते हैं उसमें टियर अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कैसे कि ये फ़ंड हमें क्लाइमेट के इस इनिशिएटिव में मिला, उसका आउटकम क्या हुआ। आउटकम क्या होता है कि अगर आपको मिला है सैलाब से बचाव के लिए, तो आप ये बताएंगे ना कि कितनी कम्युनिटीज़ हमने ये यहाँ इंटरवेंशन की, यहाँ पे ये पैसा लगा, यहाँ पे हमने ये मामलात किए और इस पे ये पैसा लग के यहाँ इतनी कम्युनिटी सिक्योर हो गई। तो अकाउंटेबिलिटी होती है, एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स जो आपके होते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का फ़ंड कितना यूटिलाइज़ हुआ। अभी जो रिसेंट फ़ंड यूटिलाइजेशन रिपोर्ट्स आई हैं, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सबका इन्वायरमेंटल फ़ंड अंडर यूटिलाइज्ड है। ताहम बैनुल-अक़वामी तंजीमी रिपोर्ट्स और अवामी सतह पर यह तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रहे कि मुकम्मल रकम और इमदाद मुतासरीन तक बर वक्त नहीं पहुँची और निचली सतह पर इंतज़ामी नकाइस, बदउनवानी
और ताख़ीर का सामना रहा। 2025 में जो सैलाब आया उसकी भी हमारे काफ़ी नुकसान हुआ 2025 में भी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई इमदाद ना हमें दी गई। मेरी कमाद की फसल ज़ाया हुई, मूंगी की फसल ज़ाया हुई। तो इस बार भी जो सैलाब का खदशा है तो इस बार इंतज़ामिया की कोई तवज्जो नहीं है हमारी तरफ। गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारी तरफ कोई तवज्जो दी जाए और हमें कोई बेहतर लायक दिया जाए। जलालपुर पीरवाला में पिछले साल सैलाब आया था और हमारे मकान भी गिर गए और हमारी फसल भी तबाह हो चुकी है। घर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और हम अभी तक खैमों में रिहाइश पजीर हैं। मूंगी कणक फसलां सारी तबाह हो जाती हैं। असी बहुत परेशान हैं, हर साल पानी आंदा है ते पानी की वजह तो बहुत टेंशन है। गरीब बंदे हैं, असी किहड़े पासे जाइए ते बहुत नुकसान हो रहा है सानू। 2025 में जो सैलाब आया था, ठीक है, वो 8.5 लाख क्यूसेक था। उसके बाद जो भाईजान पटवारी शवारी आते रहे, उन्होंने भाईजान सिर्फ देख के चले ही गया, उसका कोई मुआवजा हमें नहीं मिला। 2025 में जो सैलाब आया था ना, उसमें हमारा काफ़ी सारा नुकसान हो गया था। हमारी फसलें थी, कुछ मक्की, मूंजी और सब्जियात वगैरह और माल जानवर का पट्ठे चारे जात जो है ना हमारे पास थे और उसका हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। 4 किलो से रकबाई सरा वो बढ़ गए। मेरे वाले साहब जो ना इंतकाल से ते चेक भी आया, इसको पैसे किसे के नहीं मिले। दादा जी दे नाल दा चेक आया ही ते असा गया से पटवारी साहब को गया से ना के भाई एफआरसी गंदा एफआरसी ना को वांदी आई स्टाम्प मंगाने स्टाम्प मांगता है सोना को ते लेकिन अजन दे सको इमदाद करे कहने मिले 2025 जो सैलाब है सारे बहुत नुकसान कर गए। तो सारे 4 दीवारी है ये सट गए, उस तो बाद 3-4 कमरे वो सारे ढह पे ते 3-4 एकड़ दरिया ने ऐसा तो है हमारे हाली तक पानी खड़े साल ठीक है। 2025 का जो सैलाब आया है ना सर, तो साढ़े को सारी फसलें भी तो बुड़ गई, मकान भी ढह गया ते सारो पैकेज गवर्नमेंट ने सब दिता है। वो आए वाले साहब के नाल चेक वापस चला गया है। उन्होंने एफआरसी ऐसे साहब पूरा खानदान का एफआरसी मंगवाया ने, वाले साहब की डेथ सर्टिफिकेट मंगवाई ने, दोबारा वाल भी उन्होंने सब कोई कहन दिता। सर मैं उन्हें 2-3 दफ़ा कंप्लेन भी दर्ज करवाई है, उन्हें सारी भारी कंप्लेन उन्हें आकर ऐसे साहब को वजो ऐसी साहब मेरी गाल नहीं सुनने का। मानसून बारिशों में शिद्दत और तवक्को से ज़ायद बारिशें होने से सैलाब की एक दूसरी किस्म भी आए रोज मुहलिक होती जा रही है, वो है अर्बन फ्लडिंग। पाकिस्तान के बड़े शहरों खासतौर पर कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और दूसरे कई शहरों को तकरीबन हर मानसून सीजन में अर्बन फ्लडिंग का खतरा लाहक रहता है। इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन इनका इलाज करना शायद मुमकिन नहीं रहा। अगर सिर्फ कराची में होने वाली अर्बन फ्लडिंग को देखा जाए और इसकी वजूहात पर नजर डाली जाए तो हैरानकुन इंकशाफात हमारे सामने आते हैं। मजमूई तौर पर कराची में 550 छोटे बड़े नाले हैं जो किसी भी बरसात को या पानी को कैटर करते हैं और मजमूई तौर पर सारा पानी कराची का समंदर में लेके जाते हैं। इसमें 54 ऐसे नाले हैं जो सब छोटे बड़े नाले उनमें गिरते हैं और 7 बराह रास्त समंदर में पानी ले जाते हैं और फिर छोटी बड़ी 4 से 5 नदियां हैं। उसमें जो गुजर नाला है, कुरंगी का नाला है और उरंगी का नाला है, ये 3 बहुत अहम हैं जो बराह रास्त जाके आपके पूरे कराची की फ्लडिंग को, जो अर्बन फ्लडिंग है, उसके पानी को कैटर करते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कराची में अर्बन फ्लडिंग क्यों खत्म नहीं की जा सकी और 14 अरब रुपए के प्रोजेक्ट से क्या फर्क पड़ा। कराची में अर्बन फ्लडिंग की बुनियादी वजूहात का जायजा लिया जाए तो अंदाजा होता है कि माई कलाची बाईपास, लियारी नदी और मलीर नदी पर इस किस्म की सूरत हाल की जिम्मेदारी क्यों डाली जाती है। लियारी एक्सप्रेसवे है, उसकी दीवारों की वजह से पानी जो है वो उसके मज़ाफ़ात में या उससे नीचे नहीं उतरता, बल्कि वो पानी जो सारे शहर से इकट्ठा हुआ होता है वो पानी लियारी एक्सप्रेसवे के ऊपर बहता है। मलीर नदी की तरफ जब आप जाते हैं तो उनका जो पानी है जो कि बुनियादी तौर पर उसको इकट्ठे होकर समुद्र में गिरना चाहिए, वो कराची शहर में फैल जाता है। और उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है जो वहाँ तजावज़ात हैं और जो बार बार सिंध हुकूमत ये वादा करती है और ये दावा भी करती है कि उसने तजावज़ात ख़त्म कर दिए हैं, कराची के नालों को साफ़ कर दिया गया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब भी कराची में 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है तो हमने देखा है कि कराची एक तरह से एक छोटा समंदर बन जाता है। 2020 में रिकॉर्ड बारिशें हुई कराची में और इन नालों की नकासी तकरीबन बिल्कुल बंद थी, जिसने कराची को डूबते हुए देखा है, जिस पर हुकूमत को ख्याल आया और हुकूमत के वफाकी इदारे को, बिलखसूस NDMA को,
उसने फ़ौरन से पहले 14 अरब रुपए के 2 बड़े प्रोजेक्ट दिए गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशंस को कि आप इन नालों की सफाई करें जिससे कराची अर्बन फ्लडिंग से बच सके। तो इतनी तेज़ रफ्तारी से फ़ंड दिए गए, 11 अरब रुपए अगर दरकार थे उनको 14 अरब रुपए दे दिए गए ताकि एमरजेंसी बेसिस पे इन नालों की सफाई हो सके, क्योंकि 70% जो ये नाले हैं ये इंक्रोचमेंट की वजह से इन पर आलमोस्ट कब्ज़े हो चुके हैं। 12,000 घर बनाए जा चुके थे जो बराह रास्त समंदर को पानी रूट आउट भी नहीं कर पा रहे थे। लाहौर में अर्बन फ्लडिंग एक ऐसा मसला है जो वक्त के साथ साथ बढ़ा है और अब सूरत हाल ये है कि सिर्फ 4 दिन की बारिश से लाहौर और इसके गिरदोनवा में 200 मुरब्बा किलोमीटर तक 2 से 4 फुट तक पानी महज बारिश के चंद घंटों के अंदर जमा होकर न सिर्फ आबादियों से बड़ी नकल मकानी का बाइस बना बल्कि नई तामीर होने वाली हाउसिंग सोसाइटियों के सारे निजाम को इसने मफलूज कर दिया। जुलाई 2024, 2025 और 2026 की मानसून के दौरान लाहौर में एक ही दिन में 200 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड बारिशें हुई। लाहौर, कैंट, गुलबर्ग, डिफेंस, वाल्टन और चुबुर्जी जैसे मरकजी इलाके और तमाम अंडरपासेस मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ जाते हैं, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम कई दिनों तक मुअत्तल हो जाता है। आबी गुज़रगाहों पे तजावुज़ात यानी कि कमर्शियल और हाउसिंग सोसाइटीज़ का बनना और वो भी बग़ैर ड्रेनेज प्लान के, ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर इन इटसेल्फ है। हमारा चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे पंजाब हो, कोई भी जगह दरियाओं के गिर्द और नदियों के नालों के ऊपर सोसाइटीज़ की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है और पता नहीं कैसे बग़ैर ड्रेनेज प्लान के वो NOCs उनको मिले हुए हैं और वो कंस्ट्रक्शन कर दी। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पिछले साल जो सैलाब आए, हमने सुना कि इस पे काम होगा, तजावुज़ात हटाए जाएंगे, कोई कुछ तब्दीली नहीं आई। उन सोसाइटीज़ ने क्या किया कि उन्होंने छोटे छोटे बंद बना के कहा हम सैलाब से बच जाएंगे। इससे मिलती जुलती सूरत हाल का सामना रावलपिंडी शहर और इसके वासियों को करना पड़ता है। रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग की सबसे बड़ी वजह नाला लई है, जो इस्लामाबाद की पहाड़ियों और नालों में बहकर आने वाले पानी की सबसे बड़ी गुजरगाह है। 23 जुलाई 2001 को रावलपिंडी की तारीख का सबसे होलनाक अर्बन फ्लड था, जब सिर्फ चंद घंटों में 620 मिलीमीटर बारिश हुई और नाला लई में तूग़यानी आ गई। 2001 के सैलाब में 70 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए, कीमती दुकानें डूब गईं, मोती बाजार, राजा बाजार और नदी के करीब वाक़े तमाम नशेबी आबादियों के हज़ारों मकानात तबाह या शदीद मुतासिर हुए। नाला लई हर साल रावलपिंडी के बासियों के लिए खतरे की घंटी बजाता रहता है और इसके किनारे वाक़े नशेबी इलाके, मोहल्ला कटारियाँ और नदीमाबाद वगैरह में सैलाबी पानी दाखिल हो जाता है और तिजारती मराकज़ में करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। अर्बन फ्लडिंग को तो किसी हद तक कंट्रोल तो मैं समझता हूँ कि वो भी नहीं कर सकते, उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, किसी हद तक लेसन कर सकते हैं और फिर यूटिलिटीज़ के अंदर जो पानी का जो लोड है उसको भी आप कम कर सकते हैं कि जो पानी देती हैं यूटिलिटीज़। ये फ्लड को कंट्रोल करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के वो जो सॉल्यूशंस हैं कतन नहीं, इसके लिए आपको फ्लड हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी और फ्लड हार्वेस्टिंग करने के लिए आपको बड़े बड़े डैम्स बनाने पड़ेंगे और डैम साइट जहाँ जहाँ पर अवेलेबल है आपको बनानी पड़ेगी। इसमें शक नहीं कि सैलाब पाकिस्तान की मईशत और रहन सहन के साथ जुड़े हुए लवाजमात की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और इनकी तबाहकारियों पर मुकम्मल तौर पर काबू पाना मुमकिन नहीं रहा। जुज़वी किस्म के इक़दामात ज़रूर रोज़मर्रा सियासत और इंतज़ामी अमूर के साथ साथ चलते रहेंगे और रवायती नुमाइशी सियासत भी इन्हीं सैलाबों, इनकी तबाहकारियों और ख़ास तौर पर इमदादी कामों के साथ रवा रहेंगे। हम हर साल बच नहीं सकते, हर साल इस चीज़ ने होना है, हर साल मानसून ने आना है, हमें हर साल के लिए इसकी तैयारी करनी है। और इस साल की जो फोरकास्ट है उस फोरकास्ट व्हाटएवर द फोरकास्ट, जुलाई के महीने में अबव नॉर्मल 70% अबव नॉर्मल रेन हमने देखी है पाकिस्तान में। तो अगेन अगर मैं खाली ये बात करूं कि पाकिस्तान में इस साल अबव नॉर्मल रेन होगी तो, और मुझे उसका ये पता ना हो कि वो 10% होगी, 50% होगी या 200% अबव नॉर्मल होगी, तो दैट मीन्स कि मुझे आगे वाले ख़तरे के लिए कैसे प्रिपेयर करना है मुझे उसके लिए पता नहीं होगा। जो हमारे भाई बहने टूरिज़म के लिए, क्योंकि ये टूरिज़म का भी मौका है, अप नॉर्थ गए हुए हैं, वो वाटर वेज से दूर रहें। आवाम को तो मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी हमारे बहन भाई ऊपर गए हुए हैं नॉर्थ में और अप नॉर्थ में, वो इससे ग्रेस करें। तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है, जिसका हमें ख़ासा मसला आ रहा है, वो
है इन अप्रोप्रिएट ड्राइविंग इन दोज एरियाज़, कि ड्राइवर उस तरह के स्किल्ड नहीं है। तो इस तरह के मौसम में तो प्लानिंग देख के करनी चाहिए। अगर दरिया के एरिया में बैठे हैं या किसी नाला के एरिया में बैठे हैं, नाले का भी पानी जब आता है वो एकदम आता है, तो ऐसे एरिया से कुछ अर्से के लिए निकल जाए जब तक ये वार्निंग आपको दी गई है। वार्निंग्स आपके टीवी पे भी चल रही हैं, आपके ज़रिए भी दी जा रही हैं, हर जगह से आप भी हर न्यूज़ पे दे रहे हैं, तो उस वक्त कुछ अर्से के लिए वहाँ से निकल जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लोग शहरों में मौजूद हैं उनसे हमारी अपील होगी कि अपने जो इस वक्त बारिशें हो रही हैं उसमें ऊपर से आपकी जो छतें हैं उस छत को साफ़ करें और दोबारा से उसको करके अगर आपने डालना है प्लास्टिक या ये ना हो कि उसी के ऊपर आप डालते चले जाएं और वो बोझ इतना उठा ना सकें। तो ये हमारा इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये स्ट्रक्चरल है। हर घर के अंदर हर कमरे में जाके ये चेक करना नामुमकिन बात है। सैलाब कुदरत का एक अटल निज़ाम ज़रूर है, लेकिन इनसे होने वाली तबाही से बचाव हमारी अपनी जामे और मौसर हिकमत अमली पर मुनहसर है। नए डैम्स की तामीर, जदीद अर्ली वार्निंग सिस्टम की तनसीब और दरियाओं के गुजरती रास्तों से तजावुज़ात का खात्मा अब महज इंतखाब नहीं बल्कि हमारी बका का मसला है। हुकूमती सतह पर तवील मुद्दती मनसूबाबंदी के साथ साथ मुकामी कम्यूनिटीज़ को हंगामी हालात से निमटने की तरबियत देना नुकसानात को कम करने के लिए नागुज़ीर है।